अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एंजाइम। और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 एंजाइम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर्स करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स देख लेते हैं। नंबर 1 पर है व्हाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो एंजाइम्स अपने नेचर में स्पेसिफिक क्यों होते हैं, इसका जवाब आपकी बुक में पेज नंबर 31 पर मौजूद है। और इसका जवाब ये है कि एक्चुअली एंजाइम्स, हर एंजाइम्स की एक प्रॉपर साइट होती है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, और इस एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो अपने सबस्ट्रेट से कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है। यानी जैसा सबस्ट्रेट होगा उसके अपोजिट शेप होगी कि आकर सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट हो सके। तो एंजाइम सिर्फ उन्हीं सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल के साथ काम कर सकते हैं जिनकी शेप उसके इस एक्टिव साइट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो, और बाकी सबको वो रिजेक्ट कर देंगे। यही वजह है कि एंजाइम्स जो हैं वो अपने नेचर और फंक्शन के अंदर स्पेसिफिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई एंजाइम एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन। यानी एंजाइम की एक्टिविटी एंजाइम की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होती है। यानी जैसे जैसे एंजाइम की हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो एक्चुअली वजह ये होती है कि अगर सबस्ट्रेट हाई क्वांटिटी में या वेरी हाई क्वांटिटी में मौजूद हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट जो हैं वो एंजाइम के साथ कंबाइन होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर हम हकीकत में देखें तो सबस्ट्रेट हमेशा महदूद ही क्वांटिटी में होता है। तो जितना सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के साथ जुड़ जाता है, तो जब तक वो जुड़ता रहता है उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता रहता है, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो एक्चुअली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन बहरहाल अगर सबस्ट्रेट की क्वांटिटी इनफ हो तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम की कंसंट्रेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड टेम्परेचर सेंसिटिव। एंजाइम तमाम के तमाम एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। इसका जवाब आपकी बुक में पेज नंबर 33 पर मौजूद है, क्योंकि तमाम एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर्स के होते हैं और प्रोटीन जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर डीनेचर्ड हो जाती हैं, यानी उनकी चेन्स टूट जाती हैं, उनके अमाइनो एसिड टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तमाम के तमाम एंजाइम्स ही डीनेचर्ड हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जबकि अगर टेम्परेचर को कम से कम कर दिया जाए यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कर दिया जाए तो एंजाइम्स की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो एक्चुअली हाई टेम्परेचर पर और लो टेम्परेचर पर दोनों पर ये एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर वो डीनेचर्ड हो जाते हैं जबकि लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाते हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ एंजाइम रिड्यूस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी एंजाइम किस तरह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को रिड्यूस कर रहे होते हैं। इसका जवाब आपकी बुक में पेज नंबर 32 पर मौजूद है। एक्चुअली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो एनर्जी होती है जो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिक्वायर्ड होती है, यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी या रिएक्शन करने के लिए ज़रूरी है, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। एंजाइम रिड्यूस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय फॉर्मिंग एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स allowing product of the enzyme reaction to be formed and released। यानी एंजाइम इसको इस तरह से कम करते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट रिएक्शन कर देते हैं जिसके ज़रिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और फिर वो बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से जितनी एनर्जी एक्चुअली हमें एंजाइम के बगैर चाहिए होती है, जैसा कि इस ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है, उससे काफ़ी कम एनर्जी अगर मौजूद हो तो एंजाइम्स की मौजूदगी में वो रिएक्शन कैटालाइज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ एंजाइम अफेक्ट ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यानी एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से किस तरह से मुतासिर होती है। तो इसका जवाब आपकी बुक में पेज नंबर 34 पर मौजूद है। Actually, increasing substrate concentration
also increase the rate of reaction to a certain point। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन ये कब तक बढ़ेगा? ये उस वक्त तक बढ़ेगा जब तक तमाम के तमाम एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ बाउंड ना हो जाए। जब तमाम के तमाम एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाउंड हो जाएंगे, यानी कि तमाम एंजाइम अब मसरूफ़ हो चुके हैं, अब अगर हम मज़ीद सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि अब एंजाइम्स मौजूद ही नहीं है बिकॉज ऑल द अवेलेबल एंजाइम विल बी सैचुरेटेड एंड वर्किंग एट देयर मैक्सिमम रेट। अब तमाम के तमाम एंजाइम्स जो हैं वो काम में लगे हुए हैं। अब अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं तो एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्थेटिक ग्रुप? प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? इसका जवाब आपकी बुक में पेज नंबर 30 पर मौजूद है। एक्चुअली तमाम एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के तो बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स में प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी मौजूद होता है, और इस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। और ये कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये एक्चुअली एंजाइम्स के साथ कोवेलेंटली बाउंड होते हैं और एंजाइम्स का परमानेंट हिस्सा होते हैं। यानी कुछ ऑर्गेनिक फैक्टर ऐसे भी होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, जो डिटैचेबल होते हैं, लेकिन वो वाले ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि एंजाइम्स के साथ परमानेंटली बाउंड होते हैं वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर। इसका जवाब आपकी बुक में पेज नंबर 29 पर मौजूद है। एक्टिवेटर एक्चुअली वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को एसिलरेट करते हैं या तेज़ करते हैं या बढ़ाते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स कुछ आयंस या सॉल्ट वगैरह हो सकते हैं, जैसे कि मैंगनीज, मैग्नीशियम या क्लोरीन वगैरह, और ये एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा रहे होते हैं, इसलिए इन्हें हम एक्टिवेटर कहते हैं। जबकि इनहिबिटर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं या उसमें रुकावट पैदा करने का सबब बनते हैं, और इनकी मिसालें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, पीएच और टेम्परेचर वगैरह हैं।